अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं फंडामेंटल्स ऑफ नर्सिंग का यूनिट 10 एक्टिविटी एंड एक्सरसाइज पैटर्न विद हमना मरियम। तो इसमें आज हम पढ़ेंगे आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल्स दैट अफेक्ट बैलेंस, यानी बैलेंस को अफेक्ट करने वाले बेसिक प्रिंसिपल्स और बेसिक टर्म्स। सबसे पहले देखेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी। The center of gravity occurs in the body at a point where weight is equally distributed on all sides. यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर बॉडी का सारा वेट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैन ऑल्सो बी रेफर टू एज सेंटर ऑफ मास। फ्रॉम दिस पॉइंट अ बॉडी कैन पिवट इन एनी डायरेक्शन एंड रिमेन बैलेंस्ड, यानी इस पॉइंट पर बॉडी का सारा वेट बैलेंस रहता है चाहे हम किसी भी डायरेक्शन में उसे रखें। व्हेन स्टैंडिंग इवनली ओवर योर सेंटर ऑफ ग्रेविटी यू आर इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। जब हम अपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे खड़े होते हैं, यानी कि वो बिल्कुल इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, तब हम हाईएस्ट स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम और स्टेबिलिटी में होते हैं। तो अब हम देखेंगे कि लाइन ऑफ ग्रेविटी क्या होती है। द लाइन ऑफ ग्रेविटी इज एन इमेजिनरी लाइन दैट क्रॉसेस थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिवाइडिंग द मास ऑफ द बॉडी इनटू टू इक्वल हाल्व्स, यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ही गुजरेगी लाइन ऑफ ग्रेविटी और उससे क्या होगा, जो टोटल मास होगा या बॉडी होगी वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। दिस लाइन चेंजेस डिपेंड ऑन बॉडीज वेट डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये डिपेंड करता है, यानी कि लाइन ऑफ ग्रेविटी सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे डिपेंड करती है, वो डिपेंड करता है बॉडी के वेट पे। जिस तरह से वेट की डिस्ट्रीब्यूशन होगी उसी तरह सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा और उसके सेंटर से लाइन ऑफ ग्रेविटी गुजरेगी। इट इज़ वर्टिकल लाइन रनिंग फ्रॉम टॉप ऑफ द हेड यूजुअली अराउंड द ईयर्स डाउन टू द ग्राउंड। हमारी बॉडी में ईयर्स के दरमियान से होती हुई बॉडी के सेंटर से ग्राउंड की तरफ लाइन ऑफ ग्रेविटी जाती है। टू कीप योर बॉडी इन बैलेंस योर पॉस्चर मस्ट बी कॉरस्पॉन्डिंग विद योर लाइन ऑफ ग्रेविटी, यानी हमारा पॉस्चर भी लाइन ऑफ ग्रेविटी की तरह स्ट्रेट होना चाहिए। तो बेस ऑफ सपोर्ट, हाउ वाइड योर स्प्रेड योर फीट्स डिटर्मिन्स योर बेस ऑफ सपोर्ट, यानी हम अपने पाँव को कितना फैला कर खड़ा होते हैं ये डिपेंड करता है इसी पे ही कि बेस ऑफ सपोर्ट कितनी ज़्यादा है। The closer your center of gravity to the ground, the more support you will have, यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो हमारा सपोज नाफ वाला एरिया है वो हमारे ग्राउंड से जितना करीब होगा उतना ही स्टेबल होगा। द फार्दर अपार्ट प्लेस योर फीट द स्टेडियर यू विल फील, यानी इससे क्या होगा कि हमारी जो बेस है वो स्टेबल हो जाएगी, बेस का एरिया ज़्यादा हो जाएगा और पर्सन भी अपने आप को स्टेबल फील करेगा। A good base of support is needed if you are doing heavy lifting or moving heavy objects। जैसे ही कोई हैवी ऑब्जेक्ट उठाना पड़ता है तब हमें ज़्यादा बड़े बेस ऑफ सपोर्ट की ज़रूरत होती है ताकि वो वेट लिफ्टिंग ईजीली हो सके। जैसे कि आप इस इमेज में सेंटर ऑफ ग्रेविटी का शिफ्ट देख सकते हैं कि जब बिल्कुल स्ट्रेट खड़े होंगे और बेस ऑफ सपोर्ट कम होगा तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी अबव है, और फिर बाद में जब हमारी बेस ऑफ सपोर्ट इंक्रीज़ हो जाती है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी और लाइन ऑफ ग्रेविटी को आप देखते हैं वो थोड़ा सा शिफ्ट होती है। जैसे ही हम थोड़ा आगे की तरफ झुकते हैं तो वेट की डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी सेंटर में आ जाता है, लाइन ऑफ ग्रेविटी भी चेंज हो जाती है और इसी तरह से बेस ऑफ सपोर्ट पर भी ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग द मोबिलिटी। मोबिलिटी कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय मैनी फैक्टर्स, जिनमें सबसे पहले है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इंडिविजुअल्स डेवलपमेंटल स्टेज विल अफेक्ट मोबिलिटी एंड फंक्शनल एबिलिटी। अ पर्सन एज एंड मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम अफेक्ट posture, बॉडी proportions, बॉडी mass, मूवमेंट एंड रिफ्लेक्सेस। यानी कोई भी इंडिविजुअल अपने किस डेवलपमेंटल स्टेज पर है, उसका बॉडी वेट कैसा है, उसका मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम कितना वेल डेवलप्ड है, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं उसकी मोबिलिटी पे, उसके पोस्चर पे, ये सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी। फिजिकल हेल्थ, acute and chronic illness that limits the supply of oxygen and nutrients need for muscle movement can seriously affect by activity tolerance।
यानी पेशेंट की फ़िज़िकल हेल्थ कैसी है, उसके न्यूट्रिएंट्स की और ऑक्सीजन की सप्लाई कैसी है, मसल्स की जो ज़रूरियात हैं वो पूरी हो रही हैं। ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं मोबिलिटी को अफेक्ट करने में, क्योंकि जब मसल मूवमेंट अच्छी होगी, मसल की ग्रोथ अच्छी होगी, तभी तो मोबिलिटी पॉसिबल होगी ना। मेंटल हेल्थ, mental disorders such as depression and chronic stress may affect person's desire to move। यानी अगर पर्सन जो है मेंटली सिक है, डिप्रेस्ड है और स्ट्रेस में है, तब उसका यानी कि मोबिलिटी की डिज़ायर बहुत कम हो जाती है। वो ज़्यादातर प्रेफर करता है कि वो रेस्ट करे और बस यूं ही लेटा रहे। लैक ऑफ एंथुसियाज्म एनर्जी इज सीन इन अ स्लम्प्ड पोस्चर विद हेड बोर्ड। जो स्ट्रेस पर्सन होगा, जिसके अंदर एनर्जी कम होगी और इसके अलावा वो डिप्रेस भी होगा, उसका पोस्चर भी बिल्कुल डाउन हो जाएगा, हेड बिल्कुल बोर्ड यानी कि वो झुका के सर फिर चलेगा। ये जो है मेंटल हेल्थ भी अफेक्ट करती है मोबिलिटी को। प्रिस्क्राइब्ड लिमिटेशंस, मेडिकली एंड हेल्थ रिलेटेड लिमिटेशंस, यानी अगर कोई पर्सन मेडिकली इल है और किसी वजह से उसे इमोबाइल किया गया है, तब भी उसकी मोबिलिटी अफेक्ट होगी। जैसे कोई हीलिंग डिवाइसेस लगाए गए हों, सच एस कास्ट स्प्लिंट्स आर यूज टू इमोबिलाइज बॉडी पार्ट्स। अगर उसकी बोन्स फ्रैक्चर हुई हैं, कोई कास्ट लगी हुई है, तब भी इमोबिलिटी मेडिकली रिकमेंडेड होती है। न्यूट्रिशन, अंडर न्यूट्रिशन एंड ओवर न्यूट्रिशन कैन अफेक्ट बॉडी अलाइनमेंट एंड मोबिलिटी। अंडर न्यूट्रिशन की वजह से वो माल नरिश्ड रहेगा और ओवर न्यूट्रिशन की वजह से वो ओबीस हो सकता है, जिसकी वजह से भी बॉडी अलाइनमेंट और मोबिलिटी अफेक्ट होगी। वैल्यूज़ एंड एटीट्यूड्स, family habits and behaviors toward exercise develop the behavior of children to perform physical activity। अगर एल्डर्स जो होंगे वो फिज़िकली एक्टिव होंगे, तभी उनको देखकर बच्चे भी फिज़िकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होंगे। इसलिए हैबिट्स बहुत डिपेंड करती हैं। एक्सटर्नल फैक्टर्स, हाई टेम्परेचर रेन में इन्फ्लुएंस फिजिकल एक्टिविटी। कंफर्टेबल इन्वायरमेंट एंड फेवरेबल टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी इम्प्रूव्स एक्सरसाइज। अगर बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है, बारिश है, तब भी लोग प्रेफर करते हैं कि वो एक्टिविटी ना करें, वो घर पर स्टे करें। लेकिन अगर इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है और टेम्परेचर भी बिल्कुल नॉर्मल है, तो प्रेफर करते हैं कि बाहर जाकर कोई फिज़िकल एक्टिविटी की जाए। इस तरह से मोबिलिटी भी अफेक्ट होती है एक्सटर्नल फैक्टर्स से। तो अब हम डिस्कस करेंगे इफ़ेक्ट्स ऑफ इमोबिलिटी ऑन ह्यूमन बॉडी। यानी कि अगर हम एक काफ़ी अरसे तक इमोबाइल रहें तो उसका हमारी बॉडी के ऊपर क्या क्या इफ़ेक्ट्स आएंगे, डिफरेंट सिस्टम के अकॉर्डिंग हम देखेंगे। सबसे पहले मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, उसमें पहले आता है ऑस्टियोपोरोसिस। बोन लूज देयर रिजल्ट फ्रॉम नॉट इनफ स्ट्रेस और प्रेशर ऑन बोन, एज रिजल्ट बोन बिकम वीक कॉजिंग देम टू फ्रैक्चर ईजीली। यानी अगर इमोबिलिटी होगी, इससे क्या होगा कि बोन के ऊपर जो नेचुरल प्रेशर और स्ट्रेस आना चाहिए था मोबिलिटी की वजह से, वो नहीं आएगा। इससे बोन वीक हो जाएगी और फ्रैक्चर्स हो सकते हैं। एट्रोफी, एट्रोफी इज़ अ मसल वास्टिंग विच रेफर टू डिक्रीज इन द साइज ऑफ मसल इन द बॉडी। यानी अगर हम बॉडी के मसल्स को यूज़ नहीं करेंगे तो एक नेचुरल प्रोसेस है एट्रोफी का, कि जो चीज़ यूज़ नहीं होती है वो टाइम के साथ बिल्कुल ख़त्म होना शुरू हो जाती है, इसलिए मसल वास्टिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। मसल का साइज़ बहुत कम रह जाएगा। कॉन्ट्रैक्चर्स, कॉन्ट्रैक्चर्स आर रेफरिंग टू द परमानेंट टाइटनिंग एंड शॉर्टनिंग ऑफ टिश्यू। यानी जो टिश्यू होगा और हमारे मसल्स होंगे वो टाइट हो जाएंगे और शॉर्ट हो जाएंगे। स्टिफनेस एंड पेन इन जॉइंट्स। अब हम देखेंगे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। इमोबिलिटी वीकनेसेस द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम विच कैन नॉट फुली मीट द डिमांड्स ऑफ बॉडी। यानी जब इमोबिलिटी होगी, मसल वीकनेसेस हो जाएंगी, तो फिर वेंट्रिकुलर वीकनेसेस भी होंगी, कार्डियक एक्टिविटी कम हो जाएगी, बॉडी की ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट्स कम होने की वजह से कार्डियक पंपिंग एक्टिविटी भी कम हो जाएगी, जिससे ओवरऑल कार्डियोवास्कुलर सिस्टम ही वीक हो जाता है। वीनस वेजोडाइलेशन, venous stasis is a condition of slow blood flow in the veins usually in the legs। यानी एक ऐसी कंडीशन जिसमें हमारी पेरिफ्रीज में स्पेसिफिकली जो लेग्स हैं वहाँ पर ब्लड फ्लो स्लो डाउन हो जाता है, इसे वेनस स्टेसिस कहते हैं, जिससे होता है डिपेंडेंट एडिमा या थ्रोम्बस फॉर्मेशन की वजह से भी ये हो सकती है। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम में देखेंगे कि पूलिंग ऑफ रेस्पिरेटरी सेक्रेशंस, यानी कि जब बॉडी एक्टिविटीज़ कम होंगी तो क्या होगा, रेस्पिरेटरी सेक्रेशंस भी पूलिंग उनकी स्टार्ट हो जाएगी।
Atelectasis is a collapse or closure of the lungs resulting in reduced or absent gas exchange. यानी कि जो हमारे लंग्स के टिश्यूज़ हैं वो भी वीकन हो जाएंगे, जिससे कोलैप्स हो जाते हैं और जो एयर स्पेसिस हैं वो रिड्यूस हो जाती हैं, जिसकी वजह से गैस का जो एक्सचेंज होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, ऑक्सीजन का, वो भी कम हो जाता है. हाइपोस्टेटिक निमोनिया that usually result from the collection of the fluid in the dorsal region of the lungs and occurs especially in those who are bedridden or confined to a supine position for extended period. जो पेशेंट बेड रिडन होता है या मोस्टली सुपाइन पोजीशन में लेटा होता है, उसमें क्या होता है कि जो लंग्स के रीजन में जो फ्लूइड्स होते हैं वो एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाते हैं, जिससे हाइपोस्टेटिक निमोनिया की कंडीशन डेवलप हो जाती है. मेटाबॉलिक सिस्टम, डिक्रीज मेटाबॉलिक रेट, डिक्रीज एपिटाइट. जब भी मोबिलिटी कम होती है तो इससे मेटाबॉलिक रेट भी कम हो जाता है, क्योंकि बॉडी की एनर्जी रिक्वायरमेंट ही कम होती है और इससे भूख लगना भी कम हो जाता है. नेगेटिव कैल्शियम बैलेंस एंड नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस. बॉडी में जो कैल्शियम और नाइट्रोजन का बैलेंस है वो भी नेगेटिव में जाता है, यानी कि बोन में कैल्शियम डेपोजिशन की बजाय कैल्शियम का लॉस स्टार्ट हो जाता है. यूरिनरी सिस्टम, रीनल कैल्कुलाई, यूरिनरी रिटेंशन, यूरिनरी इन्फेक्शन. कैल्शियम के बोन से निकलने की वजह से वो यूरिनरी सिस्टम में जाकर स्टोन फॉर्मेशन करवा सकती है. इसी के साथ साथ यूरिनरी रिटेंशन या फिर यूरिनरी इन्फेक्शंस भी प्रोड्यूस हो सकती हैं. गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम, कॉन्स्टिपेशन ड्यू टू डिक्रीज पेरिस्टालसिस. जब भी मोबिलिटी होती है इससे जो हमारा नॉर्मल पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स हैं वो भी डिक्रीज़ हो जाती हैं, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन हो सकती है. इंटेगुमेंट्री सिस्टम, रिड्यूस स्किन टर्गर, प्रेशर अल्सर. यानी कि जो स्किन की तरफ ब्लड सप्लाई कम होने की वजह से जो स्किन की नॉर्मल इलास्टिसिटी होती है, उसका टर्गर होता है, वो डिक्रीज़ हो जाता है. इससे क्या होगा कि प्रेशर अल्सर के होने के चांसेस भी इंक्रीज़ हो जाएंगे. स्किन ब्रेक डाउन ड्यू टू डिक्रीज सर्कुलेशन. स्किन की तरफ जो ब्लड सप्लाई होती है वो कम हो जाती है, जिस वजह से उसकी इंटीग्रिटी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है. अब जो स्किन के अंदर जो लीजन्स वगैरह बनने के चांसेस हैं वो भी इंक्रीज़ हो जाते हैं. साइको न्यूरोलॉजिकल सिस्टम, सबसे पहले फ्रस्ट्रेशन होती है, एपैथी एंड सोशल विड्रॉल, हेल्पलेसनेस. जो पेशेंट होता है वो खुद को बिल्कुल हेल्पलेस महसूस करता है और सोशली अपने आप को दूर रख लेता है लोगों से. इंक्रीज्ड डिपेंडेंट बिहेवियर, यानी वो लोगों पे ज़्यादा डिपेंड करना शुरू हो जाता है. रिव्यू ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम. अब हम देखेंगे एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को. सबसे पहले एनाटॉमी ऑफ मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ बोन्स एंड मसल्स. बोन्स में एक्सियल स्केलेटन में 80 बोन्स और अपेंडिकुलर स्केलेटन में 126 बोन्स. सबसे पहले क्या आती है? स्कल, शोल्डर गिर्डल, अपर लिम, वर्टिकल कॉलम, पेल्विक गिर्डल, लोअर लिम एंड थोरेसिक केज. ये सारी चीज़ें हमने एनाटॉमी में बहुत अच्छे से पढ़ी हुई हैं. मसल्स की टाइप्स हैं कार्डियक, स्मूथ एंड स्केलेटल मसल्स, मसल्स ऑफ फेस एंड नेक, मसल्स ऑफ ट्रंक, मसल्स ऑफ अपर एंड लोअर लिम एंड मसल्स ऑफ पेल्विस. इसी के साथ हम जॉइंट्स भी देखेंगे कि स्ट्रक्चरल, फंक्शनल, फाइब्रस जॉइंट्स, साइनआर्थरोसिस यानी कि फिक्स जॉइंट जो कि मोबिलिटी को परमिट नहीं करते हैं, कार्टिलेजिनस जॉइंट्स और एम्फीआर्थरोसिस ऐसे जॉइंट्स जो कि समहाउ थोड़ी सी मोबिलिटी अलाउ करते हैं, साइनोवियल जॉइंट्स और डाईआर्थरोसिस यानी ऐसे जॉइंट्स जो फ्रीली मूवेबल हैं और कंप्लीट मोबिलिटी अलाउ करते हैं, टेंडन्स अटैच मसल टू बोन एंड लिगामेंट्स अटैच बोन टू बोन. तो नेक्स्ट हम देखेंगे फिजियोलॉजी ऑफ मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम. प्रोवाइडिंग द बॉडी फ्रेमवर्क. जो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम होता है हमारी बॉडी को एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है. गिविंग अटैचमेंट टू मसल्स एंड टेंडन. जो हमारी बोन्स के साथ और टिश्यूज़ के साथ मसल्स और टेंडन्स बिल्कुल अटैच होते हैं, जिससे बॉडी की फुल अलाइनमेंट होती है. allowing movement of the body as a whole and parts of the body by forming joints that are moved by the muscles. यानी मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम की हेल्प से पूरी बॉडी को एक शेप मिलती है और हमारे जॉइंट मूवमेंट्स की वजह से पूरी बॉडी मूव कर सकती है. इसके अलावा हम किसी भी एक बॉडी पार्ट को भी मूव करवा सकते हैं. बोन्स फॉर्म द बाउंड्रीज ऑफ क्रेनियम, थोरेसिक एंड पेल्विक कैविटीज़.
यानी हमारी क्रेनियम, थोरेसिक और पेल्विक कैविटीज़ की भी बाउंड्रीज जो हैं वो बोन्स ही बनाती हैं, जिससे हमारे वाइटल ऑर्गन्स की प्रोटेक्शन होती है। बोन्स प्रोवाइड स्टोरेज ऑफ मिनरल्स, जिसमें कैल्शियम, फास्फोरस जैसे एसेंशियल मिनरल्स भी शामिल हैं। जॉइंट्स प्रोवाइड मोबिलिटी एंड रेंज ऑफ मोशन, इससे क्या होता है, हमारी बॉडी मोबाइल होती है और एक प्रॉपर रेंज ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग हम मूव करते हैं। मसल गिव्स शेप टू बॉडी एंड प्रोटेक्ट्स अंडरलाइंग ब्लड वेसल्स, जो मसल्स होते हैं वो हमारी बॉडी को तो शेप प्रोवाइड करते ही हैं, इसके अलावा जो हमारे एसेंशियल ऑर्गन्स को भी प्रोटेक्ट करते हैं, और जो बॉडी में ब्लड वेसल्स हैं वो भी इन्हीं मसल्स में से गुजरती हैं, इसलिए ये उनको भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉर्मल मूवमेंट। सबसे पहले बॉडी अलाइनमेंट एंड पोस्चर। Body parts bring into line in a manner that promotes optimal balance and maximal body function in whatever position the client assumes, sitting, standing or lying down। यानी कि बॉडी अलाइनमेंट और पोस्चर जो होता है ये हमारी बॉडी को एक बैलेंस प्रोवाइड करता है, एक प्रॉपर पोजीशन प्रोवाइड करता है, चाहे हम जिस मर्ज़ी पोजीशन में हो, जैसे हम बैठे हों, चल रहे हों, कुछ भी कर रहे हों। When the body is well aligned, strain on the joints, muscle, tendon or ligament is minimized and internal structures and organs are well supported। जब भी हम अपने प्रॉपर पोस्चर या पोजीशन में होते हैं तब क्या होता है कि कम से कम स्ट्रेन आती है हमारे मसल्स के ऊपर, स्पेसिफिकली हमारी स्पाइन के ऊपर। जब एक्सेसिव प्रेशर रिड्यूस होता है, स्ट्रेन रिड्यूस होती है, तो हमारे सारे ऑर्गन्स भी अपनी नॉर्मल पोजीशन पर रहते हैं। जॉइंट मोबिलिटी। Joint mobility is characteristics of normal movement. Joints are the functional units of musculoskeletal system. The bones of the skeleton articulates the joints and most of the skeletal muscle attached to them। यानी कि जॉइंट्स के ऊपर ही ज़्यादातर हमारे जो मसल्स हैं वो अटैच होते हैं और इन्हीं जॉइंट्स की वजह से हमारी बॉडी मोबाइल होती है और डिफरेंट पोजीशंस और डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करती है। The range of motion of joint is the maximum movement that is possible for that joint। यानी अगर किसी भी बॉडी पार्ट के किसी भी जॉइंट पे जितनी भी रेंज ऑफ मोशन होगी वो डिपेंड करती है उसी जॉइंट पर कि वो कितनी मूवमेंट अलाउ करता है। बैलेंस। Body's balance system work through a constant process of position detection, feedback and adjustments using communication between the inner ear, eyes, muscles, joints and the brain। Deep inside the ear, position just under the brain is the inner ear। यानी ये सारे जो सिस्टम है इनर ईयर से लेकर आई, मसल्स, जॉइंट्स, ये सारे जो सेंसेस हैं यहाँ से आती हैं हमारे पास फीडबैक्स, जिससे हमारी बॉडी, हमारा ब्रेन प्रोसेस करता है कि बॉडी किस कंडीशन में है और उसका बैलेंस कैसे मेंटेन करना है। इसमें सबसे बड़ा किरदार जो है हमारे इनर ईयर का है, जो कि हमारी पोजीशन को डिटेक्ट करता है और हमारे ब्रेन को इसके बारे में इन्फॉर्म करता है। Coordinated movements। Balanced, smooth, purposeful movement is the result of proper functioning of cerebral cortex, cerebellum and basal ganglia। जितनी भी हमारी सारी मूवमेंट्स होती हैं उनको कोऑर्डिनेट करने में सबसे बड़ा किरदार होता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स का, सेरिबलम का और हमारे बेसल गैंग्लिया का, जो कि हमारी बॉडी को बैलेंस भी करते हैं। इम्पैक्ट ऑफ इमोबिलिटी ऑन फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग। यानी हमारे फिजियोलॉजिकल और हमारी मेंटल हेल्थ के ऊपर कैसे कैसे इमोबिलिटी अफेक्ट करती है हम वो देखेंगे। सबसे पहले साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट। डिक्लाइन इन मूड एलिवेटिंग सब्सटेंसेस, यानी कि हमारे मूड को जो इम्प्रूव करने वाले, उसको एलिवेट करने वाले और खुशबाश करने वाले जो सब्सटेंसेस होती हैं उसमें बहुत सारा कमी आ जाती है। परसेप्शन ऑफ टाइम इंटरवल्स डिटेरियोरेट्स, यानी कि जो क्या वक्त हो रहा है, कितना टाइम किसी काम में लगेगा या क्या इंटरवल है टाइम का, उसको भी परसीव करने में हमें मसला होता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज़ में डिटेरियोरेट, यानी कि कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने की जो हमारे अंदर नेचुरल एबिलिटी होती है वो भी कम हो जाती है। लॉस ऑफ कंट्रोल ओवर इवेंट्स कैन कॉज एंग्जाइटी, जो इवेंट्स हमारी ज़िंदगी में हो रहे होते हैं हाँ, उससे इमोबिलिटी की वजह से और लैक ऑफ साइकोलॉजिकल फंक्शन की वजह से वो हमारे कंट्रोल से बाहर चले जाते हैं, जिस वजह से पेशेंट को एंग्जाइटी शुरू हो जाती है। डिक्रीज सेल्फ इस्टीम एंड डिप्रेशन, पेशेंट का जो सेल्फ इस्टीम है वो ख़त्म हो जाता है, इसी के साथ वो डिप्रेस भी होता है। फिजियोलॉजिकल इम्पैक्ट कौन कौन से होते हैं?
डिसयूज ऑस्टियोपोरोसिस यानी कि बोन्स को यूज़ ना करने की वजह से भी ऑस्टियोपोरोसिस हो जाती है। डिसयूज एट्रोफी यानी कि जो मसल मैस है वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। मस्कुलर वीकनेस स्टार्ट होती है, कॉन्ट्रैक्चर्स हो जाते हैं और स्किन ब्रेकडाउन्स होते हैं। इसके अलावा स्टिफनेस एंड पेन इन द जॉइंट्स, प्रेशर अल्सर्स, डिमिनिश्ड कार्डिक रिजर्व, यूरिनरी रिटेंशन, ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन यानी खड़े होते ही फ़ौरन ब्लड प्रेशर का 20 to 30 mmHg जो है ना डिक्रीज़ हो जाना ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन कहलाता है। रीनल कैलकुलस, वीनस वैसोडाइलेशन एंड स्टेसिस यानी कि जो ब्लड वेसल्स हैं, वेनस सिस्टम है, वहाँ पे ब्लड की सप्लाई कम हो जाती है। डिपेंडेंट एडिमा, थ्रोम्बस फॉर्मेशन, डिक्रीज रेस्पिरेटरी मूवमेंट जिससे पूलिंग और रेस्पिरेटरी सेक्रेशन हो जाती है। एटिलेक्टेसिस एंड हाइपोस्टेटिक नमूनिया, ये सारी कंडीशन हमने पीछे डिटेल में पढ़ी हैं। इसी के साथ हम अप्लाई करेंगे नर्सिंग प्रोसेस को वाइल प्लानिंग फॉर द क्लाइंट विद आल्टर्ड मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, यानी हमारे पास कंडीशन है कि पेशेंट का मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम आल्टर हो गया है। सबसे पहले हम देखेंगे हमारा असेसमेंट कैसे करेंगे। इसमें नर्सिंग हिस्ट्री देखेंगे, उसकी एक्टिविटी एंड एक्सरसाइज, टाइप ऑफ एक्सरसाइज किस तरह की वो करता है, उसकी फ्रिक्वेंसी क्या है, ड्यूरेशन कितना है, एंड फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द एक्टिविटी के कौन कौन से फैक्टर्स की वजह से वो अपनी एक्टिविटी या तो ज़्यादा करता है या बिल्कुल कम कर देता है। इसी के साथ फिजिकल एग्जामिनेशन में हम बॉडी अलाइनमेंट चेक करेंगे, पेशेंट की गेट चेक करेंगे, मूवमेंट ऑफ जॉइंट्स, अपीयरेंस एंड लिमिटेशन ऑफ द मूवमेंट्स यानी कहाँ तक वो मूवमेंट कर सकता है, उसका रेंज ऑफ मोशन चेक करेंगे। मसल स्ट्रेंथ, एक्टिविटी टॉलरेंस एंड फिजिकल फिटनेस चेक भी होगी। ये होगा कंप्लीट उसका फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। इसके बाद हम नर्सिंग डायग्नोसिस बनाएंगे, जिसे नंदा में नर्सिंग डायग्नोसिस दैट रिलेट टू एक्टिविटी और मोबिलिटी प्रॉब्लम्स इंक्लूड हाई रिस्क ऑफ एक्टिविटी इंटॉलरेंस, impaired physical mobility and high risk for disuse symptoms, high risk for impaired skin integrity, impaired physical mobility related to muscle weakness। ये हमारे पॉसिबल डायग्नोस हो सकते हैं। इसके बाद हम प्लान करेंगे, जिसमें प्लानिंग में आएगा इंक्रीज टॉलरेंस फॉर फिज़िकल एक्टिविटी, यानी कि हम पेशेंट की जो फिज़िकल एक्टिविटी की टॉलरेंस है उससे इम्प्रूव करेंगे। रीस्टोर करेंगे द कैपेबिलिटी टू परफॉर्म एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग, यानी कि जो बेसिक उसकी ज़िंदगी गुजारने की जो ज़रूरियात हैं, डेली की मोबिलिटी है, उससे वो अच्छे से परफॉर्म कर सकेगा। अवॉइड इंजरी फ्रॉम फॉलिंग बेड रेस्ट, यानी कि हम मसल वीकनेस और बोन वीकनेस की वजह से जो पॉसिबल उसको इंजरीज हो सकती हैं उसे भी कम करेंगे और बेड रेस्ट करवाएंगे। इम्प्रूव फिजिकल फिटनेस, अवॉइड एनी कॉम्प्लिकेशन रिलेटेड टू इमोबिलिटी, यानी इमोबिलिटी की वजह से जो पॉसिबल कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, ब्लड की सप्लाई कम हो सकती है, स्किन इंटीग्रिटी इम्पेयर हो सकती है, इन कॉम्प्लिकेशंस को अवॉइड भी करेंगे, अगर हो गई हैं तो उनको डील भी करेंगे। रीस्टोरेटिव नर्सिंग केयर यानी कि चेंजिंग पोजीशन, पेशेंट हेल्थ को रीस्टोर करने के लिए जो पॉसिबल उसको लॉस हो चुका है उसे रीगेन करने के लिए हम उसके लिए जो नर्सिंग केयर होगी वो प्रोवाइड करेंगे। इम्प्लीमेंटेशन यानी कि जो हमने प्लान किया है अब हम उन सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। पोजीशनिंग क्लाइंट अप्रोप्रिएटली, फाउलर्स पोजीशन, प्रोन, सुपाइन, सिम्स पोजीशन, ये पॉसिबल पोजीशन है। अकॉर्डिंग टू पेशेंट कंडीशन हम इनको यूज़ करेंगे, यानी हम फ्रीक्वेंट पोजीशनिंग करेंगे पेशेंट की। मूविंग एंड टर्निंग क्लाइंट इन बेड प्रॉपरली, मूविंग अ क्लाइंट अप इन बेड, मूविंग अ क्लाइंट टू द साइड ऑफ द बेड इन सेगमेंट्स, यानी कि जो पॉसिबल बॉडी मूवमेंट्स होंगी और बेड पर वो हम असिस्टेंस के ज़रिए करवाएंगे। ट्रांसफरिंग अ क्लाइंट बिटवीन बेड एंड अ व्हील चेयर, स्ट्रेचर, जो पॉसिबल मूवमेंट्स होंगी, जो पेशेंट को हमने मोबिलिटी प्रोवाइड करनी होगी बेड टू बेड और बेड टू व्हील चेयर जो ट्रांसफ़र करना है वो भी हम असिस्टेंस के साथ करेंगे। प्रोवाइड रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज, हम उसकी जो मसल मूवमेंट्स करवाएंगे और पॉसिबल जॉइंट मूवमेंट्स भी करवाएंगे। स्ट्रैटेजीज़ टू प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशंस, जो पॉसिबल बेड रेस्ट कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, इमोबिलिटी की कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, उसकी स्ट्रैटेजीज़ को भी अपनाएंगे ताकि ये पॉसिबल कॉम्प्लिकेशंस ना हो सकें। एम्बुलेटिंग क्लाइंट, क्लाइंट को एम्बुलेट करेंगे। एम्बुलेट क्या होता है? एक्ट ऑफ वॉकिंग, यानी पेशेंट को चलाना। असिस्टिंग क्लाइंट टू एम्बुलेट, पेशेंट को चलने में उसकी जो पॉसिबल एक्सरसाइज होगी उसमें हम उसको असिस्ट करेंगे।
असिस्टिंग क्लाइंट विद एम्बुलेशन, यानी जो एम्बुलेट वो कर रहा है उसमें भी पेशेंट को असिस्ट करवाएंगे, उसकी हेल्प करेंगे। इवैल्यूएशन, यानी जो पॉसिबल प्लान हमने किया था और अपनी जो इंटरवेंशंस की थी उसके बाद हम इवैल्यूएट करेंगे कि ईदर हमारी जो इंटरवेंशंस थी वो पेशेंट के लिए कामयाब हुई हैं, जो हमने प्लान किया था क्या वो अचीव हुआ है, जो गोल सेट किए थे। द क्लाइंट फिजिकल एंड मेंटल कंडीशन चेंज मोटिवेशन टू परफॉर्म एक्सरसाइज वर अप्रोप्रिएट रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज इम्प्लीमेंटेड, यानी कि जो पॉसिबल हमने सोची थी कि एक्सरसाइज करवाएंगी वो सब पॉसिबल हुई। इज़ द क्लाइंट इज़ रेडी टू परफॉर्म ADL, यानी कि क्या क्लाइंट अपनी एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लाइफ परफॉर्म करने के लिए रेडी है। कलेक्ट डाटा रेलिवेंट टू द आउटकम क्राइटेरिया प्रीवियसली एस्टैब्लिश्ड बाय आस्किंग द क्लाइंट टू डेमोन्स्ट्रेट स्पेसिफिक एक्सरसाइजेज मैयर, यानी कि जो हमने शुरू में अपने गोल सेट किए थे कि हम उसकी रेंज ऑफ मोशन को इम्प्रूव करेंगे, तो क्लाइंट को हम कहेंगे कि वो स्पेसिफिक एक्सरसाइज हमें करके दिखाए ताकि असेस कर सकें ईदर उसका रेंज ऑफ मोशन और उसकी बॉडी मोबिलिटी इम्प्रूव हुई है। Muscle size. Observe client's activity tolerance when performing self-care activities. Measure vital signs before and after exercise and ambulation. मसल साइज़ को भी हम देखेंगे और पेशेंट की एक्टिविटी टॉलरेंस, यानी जो हम उसे फिज़िकल एक्टिविटी करवा रहे हैं क्या वो उसे टॉलरेट कर रहा है वो देखेंगे। इसके अलावा पेशेंट अपनी सेल्फ केयर किस तरह से कर रहा है, ये सारी चीज़ें भी मॉनिटर करेंगे। साथ में हम अपनी जो वाइटल स्किल्स हैं वो भी अप्लाई करेंगे, वाइटल साइन चेक करेंगे पेशेंट का एम्बुलेट करने से पहले भी, एक्सरसाइज करने से पहले भी और एक्सरसाइज करने के बाद भी जो उसमें चेंजेस आए हैं वो सारे हम देखेंगे। तो उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है या कोई क्यूरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।